करेंगे जो भी हमारा पिछला छूटे हुए टॉपिक्स थे उसको कवर अप करते हुए। जीपीसीआर की बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम पे। तो जीपीसीआर में हमने ये देखा था उसकी 3 प्रोसेस होती हैं जो हमने 1 बाय 1 करके पढ़ा था। फर्स्ट थी हमारी एडेनाइल साइक्लेज, फिर उसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। सेकेंड आती है फॉस्फोलाइपेज। अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि एडेनाइल साइक्लेज का जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो डिफरेंट है। वो कौन सा है? वो है साइक्लिक एएमपी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CAMP। यहाँ पे C हमेशा स्मॉल में होगा, AMP कैपिटल में। AMP स्टैंड फॉर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये इसका सेकेंडरी मैसेंजर है। उसी तरफ अगर हम देखते हैं फॉस्फोलाइपेज C, जो कि अदर प्रोसेस है जीपीसीआर की, इसमें जो सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं IP3 और DAG। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फॉस्फोलाइपेज C में 2 सेकेंडरी मैसेंजर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि एडेनाइल साइक्लेज में सिर्फ एक मैसेंजर इन्वॉल्व हो रहा है जो है CAMP, और यहाँ पे IP3 एंड DAG। सो IP3 किसके लिए स्टैंड करता है? एडेनोसिन 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, और DAG इज अ डाइएसाइल ग्लाइसेरॉल, ये इसका फुल फॉर्म है जो आगे हम एब्रिविएशंस में भी देखेंगे। फिर तीसरा पाथवे आता है चैनल रेगुलेशन। चैनल रेगुलेशन में आप देख रहे हैं कि कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि चैनल रेगुलेशन डायरेक्टली चैनल्स के थ्रू ही ऑपरेट हो जाता है और इसमें कोई भी मैसेंजर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये कुछ एब्रिविएशंस हैं। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अपने पास। यहाँ पे सारी चीजें जिनका शॉर्टकट यहाँ पे फुल फॉर्म के साथ दिया हुआ है, जैसे कि CAMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, DAG इज अ डाइएसाइल ग्लाइसेरॉल, PIP2। अब ये PIP2 क्या है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। PIP2 वैसे स्टैंड करता है फॉस्फो आइनोसिटॉल पायरोफॉस्फेट, यहाँ पे P 2 है और I 1 है। फिर GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, GDP इज गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, AC C इज स्मॉल, A कैपिटल, जिसको बोलते हैं एडेनाइल साइक्लेज, ये उसका सिंबल होता है। PKA हमारा प्रोटीन काइनेज A है जो उसका A टाइप है। फिर TLC दैट इज फॉस्फोलाइपेज C। फॉस्फोलाइपेज C एक टाइप का प्रोटीन है, सेम एडेनाइल साइक्लेज की तरह, सॉरी CMP की तरह। फिर PKC यहाँ पे प्रोटीन काइनेज C, ये A और C दोनों ही एक दूसरे के सब टाइप होते हैं। तो ये एब्रिविएशन था जो आपने देख लिया। अब हम मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म किसकी? फॉस्फोलाइपेज C IP3 DAG। ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है, समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर है यहाँ पे हमारे हेप्टाहेलिकल जीपीसीआर प्रोटीन्स हैं जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। तो जब भी कोई एगोनिस्ट आके अपर साइड में बाइंड होता है, सपोज यहाँ पे हम हिस्टामिन को लेके चलते हैं, हिस्टामिन एज ए एग्जांपल, हिस्टामिन को लेके चलते हैं। हिस्टामिन जैसे ही यहाँ पे बाइंड होगा, नीचे के साइड मतलब सेल के अंदर कुछ कंफर्मेशनल चेंजेस होंगे, और ये चेंजेस क्या करेंगे? ये चेंजेस जो हमारी GQ अल्फा बीटा एंड डेल्टा प्रोटीन्स है इसको अलग कर देंगे, और अलग इस तरह करेंगे कि जो GQ अल्फा है वो एक साथ सेपरेट हो जाएगी और जो रिमेनिंग बीटा और गामा है वो अलग हो जाएगी। तो जो GQ अल्फा है जो आगे पूरी प्रोसेस चलेगी, सारा सिग्नलिंग होगी, वो GQ अल्फा के प्रेजेंस में होगी। तो ये GQ अल्फा क्या करेगा? हमारा TLC जो कि प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज C है, फॉस्फोलाइपेज C के पास जाएगा और फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा। यहाँ जो भी प्रोसेस चल रही है सब एक दूसरे को एक्टिवेट ही करेंगे, कोई भी डीएक्टिवेशन यहाँ नहीं हो रहा है। तो फॉस्फोलाइपेज C जैसे ही एक्टिवेट होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला तो हमारा IP3 जो सेकेंडरी मैसेंजर है, और दूसरा DAG। इसके फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो DAG जैसे ही बनेगा, DAG क्या करेगा? DAG हमारा प्रोटीन काइनेज C के पास जाएगा और उसे एक्टिवेट करेगा, जो ऑलरेडी इनएक्टिव फॉर्म में पहले से थी। उसके पास जैसे ही DAG की सिग्नलिंग जाएगी, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होते ही प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर देगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो IP3 भी बना हुआ है, दोनों ही इक्वल अमाउंट में बनते हैं। जितने अमाउंट का DAG रहेगा उतने ही अमाउंट में हमारा IP3 आएगा हमारे पास, और ये IP3 जाके कैल्शियम स्टोर जहां पर है कैल्शियम को रिलीज करेगा
और कैल्शियम के रिलीज होने के बाद जो भी अदर फर्दर प्रोसेस होती है उसमें इन्वॉल्व होगा और प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन। यहाँ पे बेसिकली जी क्यू प्रोटीन आ रही है तो यहाँ पे हमारा इनहिबिशन होता है, तो कैल्शियम जब भी रिलीज होगा तो ये वो सेल इनहिबिट हो जाएगी। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म थी फॉस्फोलाइपेज सी की। और इसी की तरह जो हमारे जीपीसीआर की 2 पाथवे थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लास्ट वाले पे आते हैं जो कि है चैनल रेगुलेशन। चैनल रेगुलेशन में मैंने बताया है कि इसमें कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर्स यूज नहीं होते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेल्फ रेगुलेट होने वाली प्रोसेस होती है, सेम आयनिक रिसेप्टर की तरह। जैसे आयनिक रिसेप्टर पे क्या हो रहा था, कोई भी आयंस आके बाइंड होते थे, वो सेल के अंदर जाते थे और सेल के साथ हाइपरपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन कॉज करते थे। सेम वैसे ही चैनल रेगुलेशन में भी है, यहाँ पर हमारी जीएस, जीआई और जी0 प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और साथ ही साथ पोटेशियम आयन का भी यहाँ पे रोल होता है। पोटेशियम आयन क्या करता है, जब सेल के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो वो सेल हाइपरपोलराइजेशन, और जब कम हो जाता है तो वापस से डीपोलराइजेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। पर यहाँ पर हम कैल्शियम को एज अ सेकेंडरी मैसेंजर यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी ही पाथवे थी, इस पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। मेन आपकी जो है वो है एडेनाइल साइक्लेज, साइक्लिक एमपी और IP3 डैप पाथवे। तो इसी के साथ हमारा जीपीसीआर पूरा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।